आज आप 25,000 का फोन लो या 1.5 लाख का, बॉक्स में चार्जर मिसिंग होता है। कुछ साल पहले तक ये सिर्फ फ्लैगशिप्स करते थे, लेकिन अब ये कीटाणु बजट फोन्स में भी आ गए हैं। फिर आप देखते हो कौन सा चार्जर लेना है, और यहाँ बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि 20 तरीके के तो चार्जर आ गए हैं। पहले वॉटेज समझो, ऊपर से गैन, पीडी, पीपीएस ये सब लिख के और कंफ्यूजन होती है। तो आज इसी कंफ्यूजन को सिंपल भाषा में समझाता हूँ और आपको कौन सा चार्जर लेना है और कौन सा नहीं वो भी बताऊंगा। अब कुछ भी समझने से पहले मैं आपको एक स्कैम दिखाता हूँ जो कि है फेक चार्जर्स का, क्योंकि अब ये हर जगह मिल रहे हैं और पता लगाना मुश्किल है, बट पता लगाया जा सकता है। चेक करने के लिए आप जब भी चार्जर लो तो उसमें सबसे पहली चीज जो देखने वाली है वो है BIS सर्टिफिकेशन। ये एक छोटा सा मार्कर है जो ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे होता है और ये कंफर्म करता है कि इस प्रोडक्ट ने इंडिया के बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास किया है या नहीं। दूसरी चीज, जब भी आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो थर्ड पार्टी रीसेलर से आपको काफी सारे फेक चार्जर्स दिखेंगे, जैसे कि CMF और सैमसंग वाले मिलेंगे जो बिल्कुल सेम ओरिजिनल जैसे ही दिखते हैं। बट 2-3 चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। सबसे पहले तो रिव्यूज देख लो, किसी ने तो कहीं ना कहीं फेक वगैरह लिखा होगा, या फिर सेलर वाली रेटिंग्स भी देख सकते हो। काफी बार ब्रांड का नाम भी उटपटांग सा होता है और अगर आप उसकी प्रोफाइल पे जाओगे तो 3-4 अलग अलग कंपनीज के चार्जर वो बेच रहा होगा, जो कि सही नहीं होता। एक ब्रांड एक अपना ही बेचता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको 3,000 का चार्जर 1000 टाइप्स में मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो फेक ही है, क्योंकि when the deal is too good to be true, it usually is a fake one। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये OnePlus का फेक चार्जर है जो मैंने Amazon से लिया था, और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये Nord 6 को 12.5 वॉट पे चार्ज कर रहा था, जो कि बहुत स्लो है। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके ऊपर सुपर वूक लिखा हुआ है, और इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि फोन के अंदर जब आप इसे लगाते हो तो उसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और सुपर वूक वाला एनिमेशन तक दिखाता है। यानी इन्होंने ओप्पो के टेक को भी बाईपास कर लिया है। नॉर्मल बंदे को ज्यादा पता नहीं चलेगा। चलो, ये मैंने आपको स्कैम बता दिया। अब हम पीडी पीपीएस की बात करें उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आज के USB-C चार्जर के अंदर 2 छोटे पिन्स होते हैं जिन्हें CC पिन्स कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चैनल। ये जो पिन्स होते हैं ना, ये चार्जर और फोन के बीच में ना एक बातचीत करवाते हैं, और चार्जर फिर अपनी पूरी लिस्ट दिखाता है कि मैं ये वोल्टेज और करंट दे सकता हूँ, और फोन फिर उसमें से वो वाली चूज कर लेता है जो उसे चाहिए। जब तक ये बातचीत होके कंफर्म नहीं होता तब तक चार्जर पावर ऑन नहीं करता, और इसी बातचीत के ऊपर ये पूरा फास्ट चार्जिंग का जो खेल है वो खड़ा है। अब ये सब क्लियर हो गया। अब जो बातचीत फोन और चार्जर के बीच में होती है उसे कहते हैं पीडी, यानी कि पावर डिलीवरी। इसका नाम आपने काफी वीडियोस में सुना होगा, पीडी चार्जिंग करके बुलाते हैं। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न चार्जर्स और फोन्स फॉलो करते हैं। आईफोन से लेके सैमसंग तक और इवन लैपटॉप्स भी इसी स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पीडी की भी एक लिमिटेशन है। ये ना कुछ फिक्स स्टेप्स में ही वोल्टेज देता है, जैसे 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 15 वोल्ट। जैसे मेरे पास ये पोर्ट्रोनिक्स का 35 वॉट का चार्जर है जो पीडी सपोर्ट करता है, और ये मैक्सिमम वोल्टेज 8 के आसपास देता है। चाहे आपका फोन हायर वोल्टेज सपोर्ट करता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर इससे आगे आता है PPS, यानी कि प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। ये पीडी का ही एक स्मार्टर वर्जन है जो सैमसंग, नथिंग और पिक्सल के फोन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके फोन को 17 वोल्ट की पावर चाहिए तो PPS चार्जर वही देता है, जबकि नॉर्मल पीडी वही 8 वोल्ट तक रह जाता है। जैसे ये सैमसंग का 35 वोल्ट वाला चार्जर है, ये अराउंड 17-18 वोल्ट तक जाता है, जो हाई है, और ये डिवाइस की चार्जिंग के हिसाब से ऊपर नीचे भी होता रहता है। इसी वजह से PPS चार्जर्स थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और हीट भी उतना नहीं करते। तो अब आपको पीडी और PPS के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। मेन बात आपको इतनी ध्यान रखनी है, अगर आपको सैमसंग या नथिंग के लिए चार्जर लेना है तो हमेशा PPS सपोर्टेड ही लेना, वरना कोई खास फायदा नहीं होगा। जैसे कि ये स्टफकूल का 45 वॉट का गैन चार्जर है, लेकिन ये 8 वोल्ट से ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको नथिंग के फोन को पीक स्पीड पे चार्ज करना है तो आपको चार्जर से 20-21 वोल्ट की वोल्टेज निकालनी पड़ती है, और ये वाली चीज सिर्फ PPS चार्जर कर सकता है। इसलिए ये स्टफकूल वाला चार्जर नथिंग को मैक्स 25 वॉट तक की ही पावर दे रहा है, तो ये वाला नथिंग और सैमसंग के लिए नहीं है। लेकिन वहीं आप पोर्ट्रोनिक्स का ये 65 वॉट का चार्जर देखो, ये पीडी और PPS दोनों सपोर्ट करता है, और इसीलिए ये वोल्टेज को 18 वोल्ट तक पुश कर रहा है। अभी आप देखोगे कि ये नथिंग 4a Pro को 44 वॉट पे चार्ज कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रोनिक्स वाला 65 वॉट है और स्टफकूल वाला 45 था इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। ये जो मेन फर्क है ना, ये स्टैंडर्ड का ही है। और एक चीज, 45 वॉट और 65 वॉट वाले चार्जर्स में पैसों का कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे कि स्टफकूल वाला 45 वॉट का चार्जर 1600 का है, जबकि ये GM-G+ का 65 वॉट का चार्जर 1700 का है। तो फर्क 100 रुपए का ही है, बस स्टफकूल वाला एक गैन चार्जर है। वहीं जो पोर्ट्रोनिक्स का 65 वॉट है वो 1000 रुपए के अंदर मिलता है। तो फिर 45 वॉट लेना ही क्यों है, आप सीधा 65 वॉट ही ले लो। रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में इस चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। एक और चीज, चाहे आप कितनी भी वॉटेज का चार्जर ले लो, वो कभी भी पीक स्पीड डिलीवर नहीं करता। ये पीक स्पीड सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होती है, उसके बाद फोन अपने आप स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि बैटरी जैसे जैसे भरती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता
बढ़ता है और अगर आप उसी स्पीड पे चार्ज करते रहे तो बैटरी जल्दी डिग्रेड होने लगेगी। अब आप देख सकते हो मैंने इस वीडियो के लिए बहुत सारे चार्जर्स टेस्ट करे हैं, तो मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस बताने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। आप में से 69% लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज एक बार चेक कर लो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब आप ये करो, मैं आपको रिकमेंडेशंस बताता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं 30 से 35 वॉट से। ये 30 वॉट का है, ये 35 का है और ये भी 35 का है। तो इनमें से मुझे वैसे तो सैमसंग का 35 वॉट सबसे सही लगा है, क्योंकि ये S26 अल्ट्रा को 28 वॉट, 17 प्रो मैक्स को 33.3 वॉट और 4A प्रो को 29 वॉट पे चार्ज कर देता है। इसकी प्रॉब्लम बस ये है कि ये 35 वॉट के हिसाब से महंगा है, अराउंड 1600 का आता है। थोड़ा सस्ते में बताऊं तो आप ये पोर्ट्रॉनिक्स के 35 वॉट के साथ जा सकते हो। मैंने इसे 636 में खरीदा है। S26 अल्ट्रा को ये 24.4 वॉट देता है, 17 प्रो मैक्स को 34.5 वॉट देता है और 4A प्रो को 25.5 वॉट पे चार्ज कर देगा। तो ये वाला आईफोन के लिए काफी सही है, एप्पल वाले पे आप 2000 मत लगाना। बस इतना ध्यान रखना कि इसका साइज छोटा है ना, तो ये हल्का सा गर्म ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा दो तो 1000 रुपए में ये पोर्ट्रॉनिक्स का 65 वॉट का चार्जर मिल रहा है और मेरे हिसाब से ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला चार्जर है, क्योंकि पहले तो इसमें 3 पोर्ट्स हैं तो ज्यादा डिवाइसेस आप चार्ज कर पाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑलमोस्ट हर डिवाइस को अच्छी स्पीड से चार्ज कर देता है। जैसे S26 अल्ट्रा को ये 52 वॉट पे चार्ज करता है, 17 प्रो मैक्स को 35 वॉट, मोटरोला Edge 70 प्रो को 55.5 वॉट और Vivo को 41 वॉट। नेक्स्ट अगर आपके पास नथिंग का फोन है तो CMF 65 वॉट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया नथिंग के फोन्स को 20-21 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए होती है और CMF का ये ऑफिशियल चार्जर उसके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। चार्जिंग नंबर्स की बात करूं तो 4A प्रो को ये ऑलमोस्ट 46 वॉट तक चार्ज करता है और बाकी सैमसंग को 53 वॉट और आईफोन को तो 35 वॉट पे चार्ज करता ही है। बाकी Xiaomi 17 प्रो को भी ये 51 वॉट पे चार्ज करता है, बट ये चार्जर 3000 तक का आता है तो ये थोड़ा महंगा है। इन दैट केस आप ये स्टफ कूल वाला 45 वॉट भी देख सकते हो, ये 1600 के आसपास आता है और ये भी S26 अल्ट्रा को 37.5 वॉट, 17 प्रो मैक्स को 35 और 4A प्रो को 25.7 वॉट पे चार्ज करता है। आईफोन के लिए चार्जर लेना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही चार्जर आईफोन के लिए कंपैटिबल बनाए जाते हैं। बट अगर आपको इससे भी ज्यादा वॉट का चाहिए तो मैं आपको एंकर 140 वॉट सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसे पर्सनली काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। पहले तो इसमें आपको 4 पोर्ट्स मिलते हैं, 3 टाइप C और 1 टाइप A और ये सारे ही PD PPS सब सपोर्ट करते हैं। जब मैंने इससे S26 अल्ट्रा चार्ज करा तो ये 52 वॉट दे रहा था, 17 प्रो मैक्स को 35 वॉट, 4A प्रो को 43.5 वॉट, Edge 70 प्रो को भी ये 65 वॉट पे चार्ज कर रहा था और Nord 6 को 42 वॉट पे। तो ये ऑलमोस्ट हर डिवाइस, लैपटॉप हो चाहे टैबलेट हो, उसको सही स्पीड पे चार्ज करेगा। बात बस इतनी है कि ये इंडिया में 15,000 का है, मैंने इसे चाइना से मंगवाया था तब मुझे ये 5-6 हजार का मिला था। बट अगर आपके लिए 140 वॉट थोड़ा ज्यादा है तो आप ये 100 वॉट का U-Green वाला भी देख सकते हो। इसमें भी 4 पोर्ट्स हैं, 3 टाइप C और 1 टाइप A और इसकी भी चार्जिंग स्पीड सैमसंग, आईफोन और 4A प्रो के साथ ऑलमोस्ट सेम है। ये आता है 6700 का और कभी कभी ये 6000 का भी मिल जाता है। तो ये बड़े बड़े चार्जर्स उनके लिए रिकमेंडेड है जो हैवी यूजर्स होते हैं। बट एक चीज और है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जो है GaN चार्जर्स, यानी कि गैलियम नाइट्राइड चार्जर्स। जैसे ये स्टफकूल वाला 45 वॉट का चार्जर है, ये उतना ही छोटा है जितने कुछ साल पहले 10 वॉट के अडेप्टर होते थे। तो ये इतना छोटा कैसे हो गया? एक्चुअली क्या है, पुराने वाले सिलिकॉन यूज करते थे और नए वाले जो ये छोटे चार्जर्स हैं ये GaN यूज करते हैं। इसको आप एक गाड़ी के इंजन की तरह समझ सकते हो। GaN एक थोड़ा बेटर और एफिशिएंट इंजन है जो सेम काम कम स्पेस में कर देता है और सिंस ये स्पेस कम लेता है तो चार्जर्स और छोटे किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि GaN से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता कि फोन कितनी स्पीड से चार्ज होगा, वो काम हमारा PD और PPS का ही रहता है। GaN सिर्फ इतना करता है कि वही वोल्टेज एक छोटे हल्के बॉक्स में फिट हो जाती है। लेकिन GaN चार्जर्स के साथ फिर अपनी एक प्रॉब्लम भी है। छोटे GaN चार्जर्स फुल लोड पे काफी गर्म हो जाते हैं, स्पेशली अगर ज्यादा वोल्टेज के होते हैं तब तो ये होता ही है, बट इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। फोन्स को इस चीज से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आजकल के जो कंपोनेंट्स है ना वो ऐसी ही हीट को बेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप GaN चार्जर ले रहे हो जिससे आपको सब कुछ ही चार्ज करना है तो थोड़ा सा बड़ा लेना, ताकि हीट डिसिपेशन बेटर हो सके, क्योंकि लैपटॉप को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू फोन। बट अगर नॉर्मल फोन या ईयरबड्स टाइप चार्ज करना है तो आप छोटा चार्जर ले सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग भी दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो में ज्यादा OnePlus, Vivo, Oppo, Xiaomi के डिवाइसेस को चार्ज करके नहीं दिखाया, और ऑब्वियसली बात है इसका एक रीजन है, क्योंकि अभी भी ये सारे चाइनीज फोन्स मोस्टली USB-A पोर्ट के थ्रू ही फास्ट चार्ज होते हैं। स्टैंडर्ड PD या PPS चार्जर अपनी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज को ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन BB के ग्रुप के जो भी ब्रांड्स थे वो इस सारी अप्रोच को थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं, क्योंकि ये अपना खुद का सिस्टम यूज करते हैं, जैसे सुपरवूक हो गया या फिर Xiaomi का हाइपर चार्ज हो गया। इसमें वोल्टेज और करंट को ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो इन्हें वो GaN वाली एफिशिएंट कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इनके चार्जर अक्सर थोड़े बड़े और भारी दिखते हैं, क्योंकि ज्यादा करंट को सेफली हैंडल करने के लिए अंदर बड़े कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन इस सब का एक नुकसान ये है कि इनके खुद के जो चार्जर्स होते हैं
वो दूसरे फोन्स को ढंग से चार्ज ही नहीं कर पाते। मतलब उनकी जो स्पीड होती है ना, वो सिर्फ अपने फोन्स के साथ ही बेस्ट आती है। सैमसंग लगा दोगे, आईफोन लगा दोगे, ढंग से चार्ज नहीं होते। तो अगर आपके पास चाइनीज फोन्स है तो आपको इनका खुद का ही चार्जर लेना चाहिए। अब चार्जर तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि केबल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप चाहे कितना ही महंगा और पावरफुल चार्जर ले लो, अगर आपकी केबल सही नहीं है तो आपको मैक्सिमम स्पीड कभी नहीं मिलेगी। इसको समझने के लिए एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जो भी आप सुनते हो 65 वॉट, 45 वॉट, ये एक नंबर है जो दो चीजों से मिलके बनता है, और वो दोनों चीजें हैं वोल्टेज और करंट। अगर आपने बचपन में फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा P = VI होता है। और केबल को सबसे ज्यादा फर्क करंट से पड़ता है, वोल्टेज से नहीं पड़ता। जितना ज्यादा करंट एक वायर से गुजरता है उतनी ज्यादा हीट उस वायर के अंदर बनती है। अगर वायर उस हीट को हैंडल करने लायक नहीं है तो वो गर्म हो सकता है, उसके बाद डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी वजह से USB-C केबल्स के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसे ई मार्कर बोलते हैं। ये चिप चार्जर को बताता है कि ये केबल कितना करंट सेफली ले सकती है, और अगर केबल में ये चिप नहीं है तो चार्जर उसे एक बेसिक केबल मान लेगा, और फिर चार्जर करंट भी कम रखेगा, चाहे फिर वो 100 वॉट का हो चाहे 140 वॉट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा एग्जांपल सैमसंग का है। S24 अल्ट्रा के बॉक्स में 3 एम्पियर की केबल आती थी, लेकिन फोन 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आपको फुल स्पीड पे उसे चार्ज करना है तो आपको 5 एम्पियर की केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो वो फोन कभी 45 वॉट पे चार्ज हो ही नहीं पाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि S25 अल्ट्रा वाले केस में इन्होंने केबल को चेंज नहीं किया, इन्होंने चार्जिंग प्रोफाइल को ही रीडिजाइन कर दिया। यानी कि इन्होंने करंट कम कर दिया और वोल्टेज बढ़ा दी, तो वही 3 एम्पियर की केबल 45 वॉट दे पा रही है। एक और चीज पे ध्यान देना जरूरी है, और ये चीज क्वालकॉम के एक बैटरी एक्सपर्ट ने कही है कि जितनी थिक और शॉर्ट केबल होगी उतना ही कनेक्शन में लॉस कम होगा। यानी कि लंबी और पतली केबल में ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, जिससे पावर पहुंचने से पहले ही थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हो तो एक छोटी थिक केबल एक लंबी और पतली केबल से हमेशा बेटर परफॉर्म करेगी। एक और चीज बताता हूँ, ये 125 वॉट का चार्जर है और ये बहुत सस्ता आता है, लेकिन आप एक चीज सुन के देखो, इसमें से आवाज आती है, लाइक ये बहुत ही चीप क्वालिटी का है। तो स्पीड से कुछ नहीं होता, 125 वॉट लिखा है, सस्ता भी है, लेकिन ढंग का ब्रांड ना हो तो मत लेना, आपके डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। खैर, मुझे जितना चार्जिंग के बारे में पता था मैंने आपको सब बता दिया है। हर एक चार्जर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बनाता रहूंगा। बाकी मेरा तो आज का हो ही गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।